Students, welcome to Gore Coaching Center. Today we are going to discuss chapter 1 Financial Statements of Non-for-Profit Organization. और हमारे पास ये बुक है टी एस ग्रेवाल. तो स्टूडेंट आज हम इसका मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनपीओ. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर cultural, educational, health, religious, public service to public and or members etc. तो कहने का मतलब है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो किसी कल्चरल, किसी सांस्कृतिक उद्देश्य से स्थापित की जाती है, किसी एजुकेशनल मोटिव से, हेल्थ मोटिव से, रिलीजियस मतलब कोई धार्मिक, एंड पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एंड और मेंबर्स एक्सेट्रा. तो प्रॉफिट टर्म्ड एज सरप्लस. तो इनके प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से सरप्लस कहते हैं. क्योंकि अगर हम प्रॉफिट इसको कहने लग जाएंगे तो इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये एनपीओ नहीं कहलाएंगे. क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट जब सीखा था 11th क्लास में तो हमने वहां पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हम शो कर रहे थे. इसलिए अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, ये सरप्लस यूज करते हैं. क्योंकि प्रॉफिट करेंगे तो इसका मतलब ये इनकम टैक्स पे ही बन जाएंगे, और जबकि ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये प्रॉफिट की जगह क्या यूज करते हैं, सरप्लस का यूज करते हैं. इज इंसिडेंटल टू कैरिंग ऑन इट्स एक्टिविटी. तो इसका मतलब जो इनका जो प्रॉफिट है वो एक मोटिव नहीं है, वो एक इंसिडेंटल है. इंसिडेंटल मतलब एक घटना है कि उन्हें प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट मोटिव से स्थापित नहीं की जाती. तो इसलिए इंसिडेंटल टू कैरिंग ऑन इट्स एक्टिविटी. तो अपनी एक्टिविटी के दौरान अगर उन्हें कोई प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं. इन कंट्रास्ट बिजनेस एंटिटीज आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो इसमें इसने मेंशन भी किया होता है कि अगर ये बिजनेस पर्पज से है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कमाने के लिए, और अगर ये बिजनेस पर्पज है तो इसका मतलब वो एनपीओ नहीं हो सकता. और इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल. मतलब कोई इंडिविजुअल इसे अपने नाम पे कोई ऑन नहीं कर सकता, और एन इंस्टीट्यूशन और एन एंटरप्राइज. तो इसका मतलब अगर ये इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या एंटरप्राइज हो जाएगा तो इसका मतलब वो एक बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी, और बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट शो करेगी, और अगर प्रॉफिट शो करेगी तो वो कंपनी बन जाएगी, वो एनपीओ नहीं हो सकता. एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, सोसाइटीज एंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब्स एक्सेट्रा. तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो एनपीओस के अंदर आती हैं. तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल और कॉलेज तो प्रॉफिट मोटिव से भी होते हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं तो आप देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस तो क्या होते हैं, एक बिजनेस पर्पज से होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं, वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी फीस क्या है, नाम मात्र की फीस लेते हैं वो. तो इसलिए वो क्या कहलाए जाएंगे, वो एक तरीके से एनपीओज हैं, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी इनकम जो होती है वो बहुत कम होती है. Funds required for the activities of a non-for-profit organization are normally contributed by its member trustee. तो ये अपना फंड कैसे जुटाते हैं, या तो इसके मेंबर पे करते हैं या इसके ट्रस्टी हैं, तो जो भी इसका ट्रस्ट का मेंबर्स होंगे वो सब इसमें डोनेशन देते हैं. जैसे डोनेशन दे दी, मेंबरशिप फीस दे दी, और सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. और फंड रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो फंड क्या क्या होते हैं उनके, डोनेशन, मेंबरशिप फीस या एंट्रेंस फीस या सब्सक्रिप्शन, लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस. तो इस तरीके से उनकी इनकम जनरेट होती. तो उनके फीचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या इनके फीचर्स होते हैं, एक तो इनकी एंटिटी. तो एंटिटी क्या है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस. तो इनकी जो एंटिटी है वो बहुत सेपरेट होती है. इनका पर्पस क्या होता है, their purpose is to further cultural, educational, religious, professional objective and rendering service to people at large. तो बड़े स्केल पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना. एंड ओनरशिप क्या होती है इनकी, इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी. तो एक तरीके से चैरिटेबल, चैरिटी क्या होती है, दान देना, तो चैरिटेबल सोसाइटी और एक ट्रस्ट होता है. दस इट इज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट बिलोंग्स टू द सोसाइटी. तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल इसको ओन नहीं कर सकता, बल्कि एक ग्रुप होता है जो सब मिलकर इसको चलाने का काम करते हैं. अब स्टूडेंट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड. तो इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्या इंक्लूड करती है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. लेकिन अभी हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का परफॉर्मा समझ लेते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे फॉर्म होता है.
तो आपको इसको परफॉर्मा दे रखा है। इसका परफॉर्मा क्या है कि आप यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा 31 मार्च 2019 या 2020। तो यहाँ पे रिसीट्स और यहाँ पे पेमेंट्स आएगी। रिसीट्स का मतलब आप समझते हैं एक तरीके से पैसा आना, इनकम, और पेमेंट का मतलब आपने कोई खर्चा किया। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा रिसीट्स में, टू बैलेंस बीडी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और अगर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ रहा है तो स्टूडेंट सबसे एंड में क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये अपनी रिसीट्स कैसे करते हैं, इनकी इनकम क्या होती है, या तो सब्सक्रिप्शन मिलता है इन्हें। सब्सक्रिप्शन तीन तरीके से होगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर हम 2020 का कंसेप्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे 19 होगा और यहाँ पे 21 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होगा। हर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लेकिन जिसमें भी दिया होगा वो हम ट्रीट करना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा सीख रहे हैं कि आपको ये कैसे दिया होगा। यहाँ पे रिसीट्स में और क्या आएगी, एक जनरल डोनेशन एंड ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो जनरल डोनेशन होती है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है। जनरल डोनेशन का मतलब आपने 5,000 रुपए दे दिए डोनेशन में, तो ये जनरल डोनेशन है। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो आप मेंशन करेंगे कि आपने स्कूल बनाने के लिए दिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए डोनेशन दिए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगी। ऐसे ही आपको कोई ग्रांट्स मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आपने मेंशन किया होगा कि आपने किस पर्पस के लिए दिया है, और अगर आपका जो पर्पस के लिए आपने जो ग्रांट पे किया है, आपका जो फंड है वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एंट्रेंस और एडमिशन फीस होती है जो ये लेते हैं। एक जनरल, ये आपकी क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है या ईयरली होती है। जनरल ग्रांट्स आ जाते हैं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर या ग्रास, आपने कोई न्यूज़पेपर बेच दिया है, ग्रास सेल करी है, उससे जो पैसा आया है वो आपके लिए क्या है, रिसीट्स है। आपने ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड कोई स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया हुआ बेच दिया, तो उससे आपको क्या मिल जाता है, आपको पैसा मिल जाता है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई सचिन का बैट बिक रहा है या धोनी का बैट बेच रहे हैं, वो पैसा किस में जाएगा, किसी धर्मार्थ संस्था में जाएगा या ऑर्फनेज में जाएगा, अनाथ आश्रम में जाएगा। तो वो एक तरीके से एनपीओ ही होते हैं। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपकी क्या है, रिसीट है। इनकम फ्रॉम कंसर्ट एंड लेक्चर, आपने कोई कंसर्ट्स या कोई लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किया है और उससे जो पैसा आएगा वो आप किसको देना चाहते हैं। जैसे कि आपने अरिजीत सिंह को बुला लिया, अरिजीत सिंह से कोई कंसर्ट करा ली, और अगर उसका जो पैसा आएगा वो किस में जाएगा, डोनेशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। डिविडेंड्स के रूप में मिल जाता है, रेंट रिसीव, आपको रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, कोई मिसलेनियस रिसीट्स आ गई। लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब एक बार के लिए आपने पूरी फीस दे दी है, पूरी जिंदगी आप आजीवन सदस्यता ले ली है, तो उससे आप इनकम लेते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऐसी डोनेशन अगर आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए ली है तो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो लीगेसीज मतलब वसीयत, किसी कोई आदमी वसीयत छोड़ के गया है अपनी, वो भी आपकी क्या है, रिसीट्स हैं। एंडोमेंट फंड्स, ये भी एक स्पेशल डोनेशंस होती हैं। और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स को सेल करने से आपको कुछ पैसा आया है, वो भी आपकी रिसीट्स है। एंड रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मैच फंड या प्राइज फंड से आपको कोई पैसा मिला है तो आपको वो भी आपको यहाँ मेंशन करना। और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, आप जानते हैं कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। हालांकि ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर आता है आपके पास पेमेंट साइड में क्या क्या आता है स्टूडेंट, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस है और वहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्लोजिंग बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट आप जानते हैं कि आप अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा निकलवा लेते हैं। ऐसी सैलरीज है, आपको सैलरी पे करनी है तो आपकी पेमेंट होगी, रेंट आपको देना है, पेमेंट करनी है तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। पोस्टेज एक्सपेंसेस आपके खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपके खर्चे हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आप परचेस करते हैं तो आपके खर्चे हैं, रिपेयर्स पे खर्चा कर रहे हैं तो वो भी आपकी पेमेंट्स है। ऑडिट फीस के लिए आप, ऑडिट के लिए आप कोई फी दे रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी ये पेमेंट्स में जाएगी। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे एक तरीके से एक्सपेंसेस आ गए, यहाँ पे आपकी इनकम आ गई। तो इनकम का मतलब रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस का मतलब पेमेंट होगी। ऐसे इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑनोरेरियम। तो ऑनोरेरियम का मतलब आप समझ लीजिए कि ऑनोरेरियम एक तरीके की स्पेशल पेमेंट होती है। ये सैलरी से थोड़ी सी अलग होती है कि जैसे मान लो मैंने एक लेक्चर देने के लिए किसी स्पेशल बंदे को अपने स्कूल में बुला लिया है, तो वो एक लेक्चर के लिए हम उसको क्या देंगे, अब उसकी कोई फीस तो क्या फीस होगी, या तो कोई उसकी, या उसको हम ग्रेटिट्यूड के रूप में जो पैसा पेमेंट करते हैं वो उसका ऑनोरेरियम होता है। मतलब ये एक रेगुलर पेमेंट नहीं होती स्टूडेंट्स, ये एक वन टाइम की पेमेंट होती है कि आपने कोई गेस्ट लेक्चर के लिए कोई गेस्ट टीचर बुलाया है तो आप गेस्ट टीचर को एक दिन के लिए जो पेमेंट देंगे वो उसका ऑनोरेरियम। तो ये सेक्रेटरी ऑनोरेरियम हो गया, या ऑनोरेरियम हो गया। म्युनिसिपल टैक्स आ गई, आप पेमेंट कर रहे हैं। प्राइज
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, तो ये भी आपकी खर्चा है। ऑफिस का खर्चे हैं आपके पास, आपने कोई शो ऑर्गेनाइज किया, उस पर जो खर्चा किया है तो वो भी आपका क्या है, पेमेंट में आएगा। ऐसी मिसलेनियस पेमेंट है। आपने फिक्स एसेट्स कोई परचेज करी है जैसे कि फर्नीचर, तो ये भी आपकी पेमेंट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो आपके लिए ये भी आपकी पेमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट तो आपकी है ही पेमेंट। बुक्स, यहाँ पे बुक्स भी एक तरीके से एसेट के रूप में इस्तेमाल होंगी, तो बुक्स आपने परचेज करी है तो ये आपकी पेमेंट है। लोन की आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो लोन पे आपने लोन का पैसा दे रहे हैं तो आपके लिए ये भी एक पेमेंट है। आपने बिल्डिंग के ऊपर कोई खर्चा किया है तो वो भी आपकी पेमेंट है। और बैलेंस शीट ही आप जानते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा स्टूडेंट, इधर आपका ओपनिंग बैलेंस है, इधर क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये आपके रिसीट्स हैं और ये आपकी पेमेंट्स हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है स्टूडेंट कि आपको एनपीओ का मतलब क्या है। कि जैसे स्कूल्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, तो लेकिन आप अपने स्कूल के बारे में मत सोचना कि हमारे स्कूल वाले तो इतनी फीस लेते हैं और तो वो एनपीओ थोड़ी ना हो गया। एनपीओ तो जनरली आपके गवर्नमेंट से जुड़ी संस्थाएं होती हैं, जो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वो आपके नाम मात्र फीस पे पढ़ाते हैं, आपसे ना के बराबर फीस लेते हैं और आपको खर्चा पूरा करते हैं। बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म देते हैं, फ्री किताबें देते हैं, मिड डे मील देते हैं, तो एक तरीके से ये लार्ज स्केल पे खर्चा करते हैं, तो ये दे आर कॉल्ड एनपीओज। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।